अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा, अलीज़ा की दुनिया में आपका इस्तकबाल है, आपका वेलकम है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग कहानियाँ सुन रहे हैं, अपने छोटे भाई बहनों को सुना रहे हैं और अपने बच्चों को भी सुना रहे हैं। और यकीन जानिए कि कहानियाँ इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। यही वजह है कि जितने भी मशहूर टेक्स्ट हैं, उन टेक्स्ट में हमको कहानियों के ज़रिए से हमें पास्ट की ज़िंदगी के बारे में बताया जाता है। ये बताया जाता है कि कौन काम करने से इंसानों ने, इंसान की तारीख ने नेकी कमाई है और किन रास्तों पर चलकर किस तरह के लोग नाकाम हुए हैं। तो चलिए आज हम आपको कोई पास्ट की कहानी नहीं सुनाने जा रहे हैं, बल्कि एक जिंदा जावेद कहानी सुनाने जा रहे हैं। जिंदा जावेद से मतलब ये कि वो कहानी अभी जो मुकम्मल नहीं हुई है, वो कहानी जो अभी बन रही है, वो कहानी जो लिखी जा रही है। मेरी मुराद मेरे एक सीनियर जामिया के दिनों के सीनियर शुएब अहमद साहब से है। ये हमारे सीनियर हैं। इन्होंने यहीं अपने किशनगंज के ठाकुरगंज ब्लॉक के सरायकुरी गांव के रहने वाले हैं। सरायकुरी में ही जो एक हाई स्कूल है, फरीद बख्श हाई स्कूल, वहाँ से उन्होंने हाई स्कूल तक की तालीम पाई है। और उसके बाद वो जामिया चले गए। जामिया स्कूल से उन्होंने 10+2 किया और वहीं से इकोनॉमिक्स में बीए किया, इकोनॉमिक्स में एमए किया, इकोनॉमिक्स में ही फिर बीएड किया और फिर जामिया में ही एमसीआरसी से मास कम्युनिकेशन, जो एक बहुत ही मशहूर इदारा है पूरे हिंदुस्तान में, वहाँ से इन्होंने मास कॉम किया और फिर बहुत सारे जगहों पर हिंदुस्तान में ही अपनी साफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ किया इन्होंने। स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक बहुत ही नामवर इकोनॉमिक्स की एक मैगज़ीन है। उस मैगज़ीन से उन्होंने अपनी सहाफ़ी ज़िंदगी का आगाज़ किया। इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस दिल्ली, जो कि अब सहारा ग्रुप का एक विंग है, वहाँ पे उन्होंने काम किया। फिर वहाँ के बाद जो है ये गल्फ चले गए। सहारा का नहीं, ये सहारा, उसके बाद सहारा इंडिया गया जी। और उसके बाद फिर जो है द पेनिनसुला न्यूज़ सर्विस दोहा में इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी। और दोहा में जब रहे ये, तो इनको उस न्यूज़पेपर में जो अहम जिम्मेदारी होती है न्यूज़ कवर करने की, डिफरेंट सेगमेंट्स में न्यूज़ कवर करने का इनको मौका मिला और पूरे दुनिया के अच्छे खासे इलाकों में इन्होंने सफ़र किया। दुनिया की तहजीबों को बहुत ही करीब से इन्होंने देखा और फिर रिवर्स ब्रेन ड्रेन अगर हम कहें तो उससे जो है ये वापस किशनगंज आ गए हैं। 2001 से किशनगंज में है, यहाँ 2021 से किशनगंज में है। और यहाँ पर उन्होंने उनका जो एक पैशन था कि कभी हम खेती करेंगे, और उन्होंने अभी पिछले दिनों पूरे किशनगंज में काफ़ी एक मौजूए बहस रहे, बल्कि लोगों ने काफ़ी एडमायर भी किया इनको। तकरीबन 100 बीघा ज़मीन में इन्होंने सरसों की खेती की और तरह तरह की खेतियाँ भी करते हैं। और यहाँ पे कुछ उनके अज़ायम हैं। हम ये जानना चाहेंगे इनसे इनकी कहानी, इनकी ज़बानी। तो एक बहुत ही छोटे से गांव, और मैं समझता हूँ कि कम्युनिकेशन के एतबार से एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव, वहाँ से आपकी बुनियादी तालीम हुई। कैसा स्कूल था वो? देखिए, स्कूल तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरी अपनी बात रखने का मौका दिया। और आप खुद अपने आप में इंस्पिरेशन है यंगस्टर्स के लिए कि आप लंदन जैसी जगह में जाकर तालीम हासिल करने के बाद शुक्रिया वापस आए और यहाँ पे आप अच्छा स्कूल चला रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आप स्कूल चला रहे हैं, स्कूल क्या होता है? स्कूल अपने आप में एक फैक्ट्री है जहाँ पे इंसान बनता है। सही। और जितनी अच्छी फैक्ट्री होगी उतना अच्छा इंसान होगा, यानी कि उतना जितना अच्छा स्कूल होगा, जितना अच्छे टीचर्स होंगे, उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा आपका। सही। और जो हमारा स्कूल है फरीद बख्श हाई स्कूल, वो लोगों ने, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, उन्होंने तश्कील दी थी उसको बहुत हम्बल बिगिनिंग के साथ। और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं होता था, बैम्बू का होता था और हस्क का होता था स्कूल। और बाद में जब थोड़ा पैसा हुआ तो उसमें टीन डल गया था। और वो स्कूल अपने आप में बहुत
इंस्पिरेशन था लोगों के लिए। बड़े बड़े हाई स्कूल से, जैसे रसल हाई स्कूल बहादुरगंज, पुराने जमाने में जो हाई स्कूल थे वहाँ पे काफी क्वालिटी एजुकेशन के मामले में बड़ी क्वालिटी। हमारे स्कूल में लोग दूसरे स्कूलों से नाम कटा के हमारे यहाँ आते थे। उसकी वजह ये थी, रिजल्ट बहुत अच्छा होता था और टीचर्स बहुत अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स थे और बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाते थे और अपना 100% देते थे। अच्छा। और तो चूंकि रिजल्ट अच्छा होता था तो गवर्नमेंट स्कूल से नाम कटा करके हमारे स्कूल में आते थे। अच्छा, वो प्राइवेट स्कूल था। लोगों ने, कम्युनिटी लीडर्स ने अच्छा मिल करके बनाया था। वही किसी ने बांस दे दिया, किसी ने घास दे दिया, किसी ने अपना। ये हाई स्कूल तक की पढ़ाई होती हाई स्कूल की पढ़ाई होती थी और ये प्राइवेट। और ये अभी क्या अभी ये स्कूल नहीं है। अच्छा। हाँ, अफसोस की बात है। मुझे बहुत अफसोस होता है इस स्कूल को देखता हूँ कि यहाँ से हमने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और वो स्कूल अभी खंडर की शक्ल में नहीं कह सकता, क्योंकि वो है ही नहीं वो, और सिर्फ ज़मीन है वहाँ पे। और ये स्कूल बहुत सदमा तब पहुँचा उसको जब टीचर्स का बहुत सारा एग्जिट हो गया वहाँ से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में चले गए। और उस वक्त हम लोगों के 8 रुपये 10 रुपये मंथली फ़ी हुआ करती थी। सही। और वो स्कूल बहुत अच्छा था। फिर जो है आपने स्कूल के बाद जो है, स्कूल के बाद जो है मेरे ब्रदर, चूँकि जो बड़े भाई हैं, जो मेरे मेंटर भी हैं, जो आलिम दीन भी है, नदवी हैं, वो JNU में पढ़ते थे। क्या नाम है? अबू साद अहमद नदवी। अच्छा। तो उस वक्त वो JNU में पढ़ते थे। पहले जामिया से पढ़ा उन्होंने, फिर नदवी, फिर JNU चले गए। वो लेटरल एंट्री में सेकंड ईयर BA सेकंड। फिर वहाँ से BA MA और PhD वगैरह दिल्ली यूनिवर्सिटी और MPhil JNU से किया। वो हमको आते थे, बताते थे कि तुम अच्छे से पढ़ोगे तो तुमको हम दिल्ली लेके जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, हम बस सिर्फ अपनी जानकारी के लिए जी, हम भी ये चीज़ ज़रा सा कंपेयर करने की कोशिश करते हैं कि जब जिस ज़माने में आपने हाई स्कूल किया, जी, आपके गांव से और भी बहुत सारे लोगों ने हाई स्कूल किया होगा। जी, जी, आपके हम असर भी थे, तो उसमें कितने लोग जो है एजुकेशन के लिए या तालीम के लिए बाहर जाने का मौका मिला? देखिए, फाइनेंशियल जो रीज़न है उसके वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे ब्राइट स्टूडेंट्स नहीं जा पाए। जब हम दिल्ली पहुँचे तो वहाँ से जब आते थे, बहुत सारे लोग पूछते थे कि मेरा लड़का जो है बहुत अच्छा कर रहा है, हम उसको दिल्ली भेजना चाहते हैं, कितना खर्च होगा? तो उस ज़माने में 3000 रुपये महीना खर्च होता था। तो मैं बताता था 3000 रुपये खर्च होता है मिनिमम। तो वो कहते थे नहीं दे पाएंगे हम। ये लेट 90s की बात है। जी, मिड 90s की बात है। हाँ, मिड 90s या लेट 90s कह सकते हैं। तो उन दिनों जो है 3000 रुपये बहुत माने रखते थे, क्योंकि मेरे भाई को JRF वगैरह मिलता था, स्कॉलर थे वो, और स्कॉलर होने की वजह से हम लोग की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब हो गई थी। तो हम फिर वहाँ गए तो हमने देखा JNU में, आई लैंडेड इन JNU एक्चुअली। तो वहाँ देखा मैंने, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और बूढ़े भी पढ़ रहे हैं। तो हमको एक इंस्पिरेशन मिला कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़ा जाता है, आदमी को इंसान बनने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, कि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। तो यानी कि एक तरह से देखा जाए तो आप जामिया में आपने तो पढ़ाई की, जामिया स्कूल से पढ़ाई, जामिया स्कूल से, लेकिन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन जो था वो JNU था। वहाँ देखा मैंने कि PhD कर रहे हैं और उनके बच्चे भी पढ़ रहे हैं और वो भी पढ़ रहे हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वो खुद लाइब्रेरी जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये ऐसे कैसे करते हैं कि बाल सफ़ेद हो गई है और 2-3 सब्जेक्ट्स में PhD कर रहे हैं। किसी ने फ्रेंच में कर लिया तो स्पेनिश में कर रहे हैं, फिर अरबिक में कर रहे हैं और पढ़े जा रहे हैं। तो कहते ना कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। सही। तो फिर आपने जामिया से मैंने +2 किया कॉमर्स में। उन साथ में मेरा AMU में भी एडमिशन हुआ था, लेकिन AMU से मैं एडमिशन ले चुका था, वहाँ से नाम हटा के फिर जामिया में +2 किया। फिर मैंने BA इकोनॉमिक्स किया, फिर MA इकोनॉमिक्स किया, फिर B.Ed किया इकोनॉमिक्स में वहीं जामिया से। और फिर हम UPSC वगैरह की तैयारी करने लगे, क्योंकि हर बिहारी को एक ख्वाब होता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटर बनना है और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है, और बहुत ही ग्लोरीफाइड जॉब भी है। तो UPSC करते करते हमारे फाइनेंशियल हालात कुछ बहुत ऐसे नहीं हो कि हम कंटिन्यू कर सकते थे। तो फिर मैंने जामिया मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म किया। जर्नलिज्म करने के बाद फ़ौरन हमको जॉब मिल गई, और हम लोग एक स्ट्रेटजिक अफेयर्स मैगज़ीन है जो कई मिलिट्री और जियो इकोनॉमिक्स के फील्ड में काम करती है, स्पेशलाइज्ड एरिया है वो। तो उसमें हमने ट्रेनिंग भी लिया और नौकरी भी की कुछ दिनों तक। फिर वहाँ से हम इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस में चले गए। इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस जो है PTI के बाद सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है, जिसे आजकल हमारे अंबानी साहब
के क्या बात है। सरपरस्ती में है। सरपरस्ती में जी। अब वो एक हाँ, बिजनेस हो गया है। पहले ऑर्गेनाइजेशन वो एक मिशन था, इंडो एशियन न्यूज सर्विस, ऑथेंटिसिटी और अपनी रिलायबिलिटी और क्रेडिबिलिटी के लिए मशहूर था वो। लेकिन चूंकि प्रीडेटरी बायर्स होते हैं, सही हाँ, आपकी आवाज़ अच्छी है हम खरीद लेंगे, आप नहीं बिकेंगे हम पैसे बढ़ा देंगे। सही तो बहरहाल वो बिक गया है। और उसके बाद फिर हम सहारा में चले गए। सहारा में उन दिनों आलमी सहारा आने का प्रपोजल था अजीज़ बर्नी साहब का, तो उन्होंने हम लोगों को कहा कि आप अंग्रेज़ी मीडिया से आकर के आप उर्दू मीडिया में आइए, और यहाँ पे उस वक्त टीवी का ग्लैमर भी था, सही तो शुरू हुआ था। तो आलिमी सहारा, चूँकि हमारे घर में उर्दू का माहौल था तो उर्दू भी में हम लोगों की ठीक ठाक थी, तो हम सहारा में गए। लेकिन सहारा में काम करते करते जो प्रोजेक्ट आया नहीं, तो हम लोग फिर वो जो एक सहारा का हिंदी चैनल है सहारा समय, तो उसमें हम लोग जो है पुण्य प्रसून बाजपेयी, संजय बरागटा, उनके लिए कंट्रीब्यूट करते थे, उनके लिए काम करते थे, और ये चैनल आने का इंतज़ार करते थे। और फिर अजीज़ बर्नी साहब के जो मज़ामीन होते थे उसको हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करते थे। अच्छा जी। तो ये चैनल आया नहीं। उसके बाद हम लोगों को कहा गया कि भाई आप लोग जो है अब दूसरी जगह देखिए अपने, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया था 2008 में, 8-9 में शुरू हुआ था। तो उन दिनों की बात है कि तो वो जो प्रोजेक्ट था आलिमी सहारा टीवी का, उसको थोड़ी देर के लिए शेल्फ कर दिया इन लोगों ने। अच्छा। तो फिर हम लोगों ने कहा कि भाई यही करना था, तो हम लोग पहले बता देते हम लोग टाइम क्यों वेस्ट करते हैं यहाँ पे। फिर हम लोगों को मौका मिला वहाँ बाहर जाने का, तो हम चले गए दोहा कतर। दोहा कतर चूँकि वो दैट इज होस्टिंग दी फीफा गेम्स, तो और एनर्जी रिच कंट्री है, कहते हैं कि GTL कैपिटल है वो दोहा, दुनिया का लार्जेस्ट गैस एक्सपोर्टर है, और उन्होंने एनर्जी रेवेन्यू को बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया एजुकेशन के फील्ड में, हेल्थ के सेक्टर में, और डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम क्रिएट किया। तो दोहा जो है ग्लोबल स्पॉटलाइट में अभी भी है। अच्छा, एक जरा सा मैं यहाँ बोलूँगा आपको, क्योंकि अब आप यहाँ से आपका सफर एक तरह से खत्म हुआ इंडिया में सहाफत का सफर जो है यहाँ हिंदुस्तान में खत्म हुआ, और फिर आप जो है वहाँ पे गए। तो आप अपनी बातों में जरा सा आप हमको ये भी, हमारे नौजवान दोस्तों को ये भी बताते चलिएगा कि जो एज ए सहाफ़ी जो यहाँ पे जो वर्क कल्चर आपने देखा बहुत करीब से इंडिया में, और वहाँ पे जो एक वर्क कल्चर देखा, दोनों को ज़रा सा कंपेयर भी करते हुए जाइएगा तो अच्छा लगेगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, यहाँ पे चूँकि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसको सब कॉन्टिनेंट कहना, क्या सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, एक्चुअली कॉन्टिनेंट है, इतना डाइवर्सिफाइड है, इतना बड़ा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अपना करियर बनाने का और फील्ड कवर करने का। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारा जो मीडिया का जो मॉडल है, जैसे न्यूज़पेपर हो या टीवी हो, वो रेवेन्यू पे डिपेंडेंट है। सही। वो एडवर्टाइजर से आता है। सही। तो अब एडवर्टाइजर्स को आप एंटेगोनाइज नहीं कर सकते। वो एडवर्टाइजर जो है आपकी कंपनी भी हो सकती है, NGO भी हो सकते हैं, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे हालात में एक वॉलंटरी स्पॉन्सरशिप है, आप उसको जो है नाराज नहीं कर सकते आप उसको। एग्जैक्टली। तो बहुत सारे जो हेडलाइंस होते हैं वो लोगों की कंजम्पशन के लिए होता है, इंडस्ट्री के कंजम्पशन के लिए होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमारा इजाजत दें, तो जैसे अभी आप सुने होंगे कि पावर क्राइसिस है। पावर क्राइसिस क्यों है भाई? कि कोयला नहीं है, जबकि हिंदुस्तान के पास 100 साल से ज्यादा का कोयला रिजर्व है, ठीक है, इंडियन कोल अथॉरिटीज, लेकिन कोयला नहीं है। क्यों नहीं है? इज इट दिस क्राइसिस डिजाइन, और या हाँ, अब कुछ लोगों का कहना है, एनालिस्ट जो लोग कवर करते हैं, कि अदानी का कोयला ऑस्ट्रेलिया का कोयला जो है चाइना के पोर्ट में पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, बहुत सारा कोयला। अब चूंकि वहाँ अब ये जो ऑस्ट्रेलिया है दूसरे ब्लॉक में है, UK और कनाडा और अमेरिकन के ब्लॉक में है, और चाइना ने मना कर दिया है कि हम ये कोयला नहीं खरीदेंगे। अच्छा। तो अब ये कोयला वहां से यहाँ आना है, इंडिया आना है। तो उसके लिए हो सकता हो कि माहौल क्रिएट किया जा रहा है, या हो सकता हो कि पावर कंपनीज के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि भाई आपको इतना परसेंटेज जो है बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब चूंकि कोयला कोई एक तो बल्क मटेरियल है, अब कोई सॉफ्टवेयर CD में तो नहीं लाएंगे, तो उसके लिए आपका लॉजिस्टिक्स है, फ्रेट है, बहुत हैवी प्राइस होगा। तो पावर कंपनीज के ऊपर, जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होगा। लेकिन चूंकि साहब का ऑर्डर है, फरमान होगा शायद, तो इसलिए आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, आम लोगों को जो है, आम लोगों को बताया जाता है कि कोयला नहीं है,
कोयला क्यों नहीं है? कोयला आप जाके किसी कोल एक्सपर्ट से बात कीजिए कि इंडिया के में है बहुत कोल रिजर्व। सही सही। तो अब जब हेडलाइंस देखते हैं तो हेडलाइंस मत देखिए, हेडलाइंस के पीछे न्यूज होती है। जैसे हम लोग न्यूज रूम में काम कर चुके हैं, तो न्यूज में जो हेडलाइन लगता है वो किस लीनेज का है, वो पार्टी किस पार्टी से एफिलिएटेड है, किस कंपनी से एफिलिएटेड है, किसका इन्वेस्टर किस पार्टी में। आप देखेंगे आपको लगेगा कि ये जी में या फलाना न्यूज़पेपर फलाना का है। आप जिसके बारे में आप सोचते हैं कि ये बहुत इंडिपेंडेंट है, क्रेडिबल है, आप समझ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसमें भी किसी का इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इन्वेस्टर्स होते हैं। क्या इस तरह की चीजों का आपको साबिका वहां पे कतर के न्यूज सर्विस में नहीं पड़ा? नहीं, न्यूज सर्विस वहां पे भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंड करता है कि एक रूम है, आपको सेल्फ सेंसरशिप है, आपको मालूम है कि ये चीज हम नहीं दे सकते। अच्छा। हाँ, तो लेकिन मतलब कि आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते, बाकी सबके खिलाफ बोल उसमें सकते हैं। उसमें भी ये है कि कुछ लोग जो एडिटर के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, एडिटर कितना बोल्ड है आपका। ठीक है, एडिटर को मालूम है कि अच्छा एडिटर दे कैन प्ले विद न्यूज। ठीक है, दे प्ले विद लैंग्वेज, हेडलाइंस। हाँ, बहुत सारी चीजें आप नहीं कहना चाहते हुए भी कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एक आदमी बहुत बड़ा क्रिमिनल है या छोटा क्रिमिनल है मान लीजिए, लेकिन आपको बड़ा साबित करना है, तो आप कह देंगे कि एक क्रिमिनल को आज कोर्ट में पेशी की जा रही है, तमाम तरह की सिक्योरिटियां लगाई गई हैं, घरों के ऊपर जो है, छतों के ऊपर जो है स्नाइपर्स डाले गए हैं वगैरह गए हैं, 50 गाड़ियों की सिक्योरिटी में आया। तो आपने नहीं बताया कि क्रिमिनल बहुत बड़ा है, लेकिन बातों में आपने बता दिया कि क्रिमिनल बहुत बड़ा है। तो इसमें इन्नुएंडो कहते हैं। इन्नुएंडो का मतलब आपने इशारा किनाया में सारी बातें कहते। तो इस तरह से जो है मतलब कि आप अगर आपका एडिटर बोल्ड है तो बहुत सारी स्टोरी चला सकते हैं। क्या ऐसा था कि आप लोग वहां के शेखों को, अरब के शेखों को, इन इशारों किनारों से आप उनकी टांगे खींचते थे? सरकारों की भी टांगे खींचते हैं, एडिटर के ऊपर डिपेंड है। जैसे मैं एक एडिटर के साथ काम किया, जैसे खुसरो परवेज साहब हैं। अच्छा, वो किशनगंज के ही हैं, उनके साथ काम किया। वो बहुत सारी स्टोरीज जो है चला देते थे और कुछ नहीं होता था, लेकिन ये रिस्क लेना होता है एडिटर, रिस्क लेना होता है अगर। अच्छा, अब आते हैं दूसरी तरफ। आप वहां पे गए होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपने सिर्फ न्यूज़पेपर में काम ही नहीं किया होगा, आपने वहाँ की सोसाइटी को भी बहुत करीब से देखा होगा जी। एज ए ह्यूमन सोसाइटी, या एक जो कल्चरल डेवलपमेंट है जी, एक जिसे नशोनुमा कह सकते हैं, तो वहाँ भी कमोबेश जो है पिछले 40-50 साल में ही एक तब्दीली आई है जी। और इंडिया भी 75 सालों में एक दूसरे फेज में पहुंचा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को अगर देखा जाए, इंसानी समाज के इर्तका को अगर देखा जाए, तो आप वहाँ की सोसाइटी को और अपनी सोसाइटी को, और अगर हम उसको और ज़रा सा अगर स्पेसिफाई करें कि हमारा जो यहाँ सुरजापुरी जो सोसाइटी है, किशनगंज सीमांचल की जो सोसाइटी है, कहाँ पे कितना गैप है, और उसको आप कहाँ पाते हैं, अपनी सोसाइटी को कहाँ पाते हैं, और अरब की सोसाइटी को कहाँ पाते हैं? ये गैप तो बहुत वाज़ेह है और बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर वहाँ ह्यूमन वैल्यूज़ हैं। अच्छा। एजुकेशन पे लोग खर्च करते हैं इस वजह से नहीं कि मतलब नौकरी करना है। एजुकेशन को वो ऐसे बताया ना मैंने कि इंसान बनने के लिए एजुकेशन देते हैं, और वो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बजटरी एलोकेशन। कितना बजट होता होगा एजुकेशन उनका? कम से कम 20% का ही कई बार हो जाता है। हेल्थ जीडीपी का 20% भी हो जाता है। और इंडिया में कितना है? इंडिया में नेग्लिजिबल होता है, 2%, 3% होता है। यानी कि 20% जीडीपी का हेल्थ और एजुकेशन, सोशल सेक्टर में कर देते हैं वो। ऐसी बात है। तो चूंकि हम कतर से कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि आबादी बहुत कम है, पर कैपिटा बहुत ज्यादा इनकम है, और उनका जो एनर्जी रेवेन्यूज हैं, ऑयल है, गैस है, लेकिन वो लोग एजुकेशन को एक्सपेंडिचर नहीं समझते, इन्वेस्टमेंट समझते हैं। उनको लगता है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन है, प्रॉपर्टी खरीदना सेकेंडरी है। और यहाँ पे इंडिया में जो है पिछले दिनों जिस तरह से एक पूरा प्रोपेगेंडा चला के जेएनयू में लोग इतने बुढ़े हो जाते हैं तब भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि जेएनयू के लोग सवाल करते हैं और पर्टिनेंट क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और सवाल बहुत पेचीदा होते हैं, सवाल चुभने वाले होते हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन का मतलब जो है मतलब कि इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि डेंजर है। हाँ, देखिए अब एक मैं ये अक्सर कहता हूँ कि एम्प्टी माइंड इज मोर डेंजरस देन एम्प्टी स्टमक।
सही। पेट खाली है तो कोई भी खाना दे सकता है, तो आप अपनी भूख मिटा लेकिन सकते दिमाग हैं। अगर खाली लेकिन है- दिमाग खाली है तो आप क्या करेंगे, हर जगह सींग मारेंगे सही या कुछ और सोसाइटी में तखरीबकारी काम करेंगे, सही। डिस्ट्रक्शन चलिए हम करेंगे। लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आप वहाँ पे न्यूज़पेपर में काम करने के बाद जो जी। है आप कहाँ कहाँ मुल्क दुनिया के किन हिस्सों का आपने दौरा किया? जी, चूँकि वो अखबार हमारा छोटा है कंपैरिजन टू इंडियन न्यूज़पेपर्स, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें कवर करने का मौका मिला। जैसे मैं एनर्जी कवर करता था तो वर्ल्ड पेट्रोलियम कांग्रेस कवर किया, मैं पोस्टल यूनियन यूनाइटेड नेशंस का होता है वो कवर किया, मैं इंटर कॉन्टिनेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जैसे COP18 वो कवर किया। फिर मैं जिनीवा वगैरह गया, स्विट्ज़रलैंड वगैरह, वहाँ पे इंटरनेशनल जो आयाटा है, जो आयाटा का हेडक्वार्टर्स है, जो CEO वहीं बैठते हैं, वो वहाँ पे जाने का हर साल मौका मिला। उसके बाद फिर मैं नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको वगैरह से हाँ इन्विटेशन वगैरह मिला। फिर यूरोप में आपका क्रोएशिया वगैरह गया मैं। उसके बाद फिर बहुत सारे जगहों में जा नहीं पाए मसरूफियात की वजह से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन छोटा है। इस तरह से फिर जो है मिडिल ईस्ट पूरा मैं घूमा, सही। फिर GCC के सारे कंट्रीज में गया मैं, इजिप्ट वगैरह गया, और सऊदी अरबिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, ये सारे कंट्रीज में मैंने एविएशन मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि आप हमारे अहद के इब्न बतूता निकले। नहीं, इब्न बतूता नहीं, लेकिन ये है कि बस ये है कि मौका मिला, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने उसको अवेल किया। और चूंकि खुद दोहा एक अपने आप में एक ग्लोबल स्पॉट, हॉट स्पॉट में है, तो वहाँ बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े ग्लोबल इवेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये बातें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको पता है कि जब लोग सफ़र करते हैं, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, तो इल्म का बेशुमार खजाना ट्रेवल करने से लोगों को मिलता है। एग्जैक्टली। लोगों से मिलने से, वहाँ के कल्चर को देखने से। तो इसमें जो है हम अप्रिशिएट करते हैं और आपको मुबारकबाद भी देते हैं कि इतने ठीक है आप हमारे सीनियर हैं, लेकिन ग्रांड सीनियर तो नहीं है। इतने कम टाइम में आप दुनिया के इतने बड़े इतने सारे मुल्कों का आपने दौरा किया, तो यकीनन आपके पास जो एक्सपर्टाइज है, एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है आपका। उस एक्सपीरियंस के साथ अब आप जो है यहाँ पे वापस जो है किशनगंज आए हैं। तो अब क्या प्रोग्राम है, अब क्या कर रहे हैं? अब ये है कि चूंकि हम पैदा हुए इसी सरजमीन पे और यहाँ की एक एक चीज से निटी-ग्रिटी से एक मिनट दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे जो ये नहीं बताएंगे, मैं वो बता देना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो वापस आए हैं वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन जो असल वजह है वो है कि इनके पेरेंट्स बूढ़े हैं, इनके अब्बू बीमार चल रहे हैं। अपने अब्बू की खिदमत के लिए, खिदमत के जज्बे से ये वापस आए हैं और उन्होंने उसी ट्रेडिशन को ज़िंदा किया है कि माँ बाप के कदमों के नीचे, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप के कदम के नीचे जन्नत का दरवाज़ा। तो ये सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि मतलब कि मैं नहीं कर पाया ये। मेरी अम्मी भी बीमार थी और मैं लंदन में था उस वक्त। मैं सोचा कि बस 6 महीने में, 8 महीने में, मतलब कि उस वक्त जब करियर आप शुरू करते हैं तो उस वक्त बड़ा डिफिकल्ट होता है ये डिसीजन लेना कि हम क्या करें। और जिस वजह से भी हो हम नहीं आ पाए और हम आपको इसलिए आई फील इट, आई रिग्रेट इट कि मैं आज तक वो रिग्रेट करता हूँ कि मैं क्यों नहीं आ पाया, और इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आप जो है अपना कैरियर छोड़ के, आप अपना जॉब छोड़ के, आप अपने पेरेंट्स की खिदमत के लिए अगर आप आते हैं तो आपसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। ये मैं बहुत करीब से फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। ये जब मैं BA सेकेंड ईयर में था तब मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ था। उस वक्त मैं विंटर ब्रेक में घर आया हुआ था, क्योंकि हमारा विंटर ब्रेक भी अच्छा खासा लंबा होता है जामिया में। तो उस वक्त मेरी अम्मी, समझ लीजिए कि मेरे गोद में उनकी रूह परवास हुई और उस वक्त उनको खिदमत करने का मौका मिला। और मैं विंटर ब्रेक में जब आया था 1 महीने के लिए, तो मैं 2 महीने रुका था उनकी तबीयत की वजह से। मेरा मिस भी हुआ था, एकेडमिक लॉस हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि वो रिपेयरेबल लॉस है। सही। और मुझे एक सेटिस्फैक्शन है, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि मैंने अम्मी को खिदमत जो भी 10 दिन भी किया अगर, तो मुझे अच्छा लगा। और मेरे जो वालिद साहब हैं उनको पैरालिसिस हो गया था, एक साइड नहीं उठ रहा था, तो उनको अब जो है एक मॉरल बूस्टअप और साइकोलॉजिकल बूस्टअप, नफ्सियाती जिसको भी बोलते हैं ना, नफ्सियाती बूस्टअप मिला, उनको एक तकवीयत मिली।
सही। और वो अब सेल्फ डिपेंडेंट है, अब वो अपना काम खुद करते हैं। वो 97-98 ईयर्स के हैं ग्रेट। और ही इज़ ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर। उन्होंने देखा है आज़ादी की तहरीक वगैरह, देखा है, उन्होंने हिस्सा भी लिया है। तो मुझे एक कोई रिग्रेट नहीं है और मुझे लगता है कि करियर तो फिर बन जाएगा। सही। अगर आप करियर के पीछे भागेंगे तो करियर आपके आगे आगे भागेगा। सही। तो करियर खुद आपके पास आएगा। अपने आप को इतना आप कर लीजिए कि करियर कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर तो अब जो है, अब यहाँ इस तरह के हालात क्रिएट हो गए कि शोएब भाई रिवर्स माइग्रेशन करके जो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अब क्या अज़ायम है, अब क्या कर रहे हैं? अब ये है कि सोसाइटी ने हमको इतना कुछ दिया है सही। इतनी कम उम्र में, तो मैं उसका बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, शुक्रगुजार हूँ। और मुझे लगता है कि अगर मैं 100 इंसान भी बना देता हूँ, प्रोड्यूस करता हूँ, या 100 इंसान को बनने के लिए अगर मैं एक ज़रा भी अगर मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ स्किल डेवलपमेंट, तो मैं अपने आप को समझूंगा कि चलिए मैंने अपना कर्ज थोड़ा सा उतार दिया। सही। तो स्किल डेवलपमेंट करना है, एजुकेशन की फील्ड में काम करना है और लोगों में एक माशी और तालीमी बेदारी लाना है। सही। जिसे तालीम कहते हैं, पैनाशिया है ये, हर मर्ज की दवा सल्ले अला मुहम्मदिन कहते हैं ना। सही। तो ये एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपसे ना कोई छीन सकता है और वो हर दिन उसका डिविडेंड है। सही। जैसे आप एक शेयर खरीदते हैं तो शेयर जब प्रॉफिट करता है तभी डिविडेंड मिलता है, सही। लेकिन एजुकेशन हमेशा उम्र भर आपको डिविडेंड देता है। और एजुकेशन से आदमी एक जंपिंग बोर्ड की तरह है, आप कितना जंप करेंगे, कहाँ जाएंगे आप नहीं जानते। अब हमारे स्कूल के लड़के बहुत ही हम्बल बिगिनिंग किया और बहुत मेहनत के बदल आज न्यू जर्सी में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई कनाडा में है, सही। अच्छी अच्छी नौकरियों में है। ऐसा नहीं कि मतलब वहाँ जाके कुछ मीनियल जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे नौकरियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम कर रहे हैं। तो अब ये किशनगंज के एक गांव के एक छोटे से स्कूल से पढ़ करके फिर दिल्ली जाना, फिर दिल्ली जाके तालीम हासिल करना, फिर वहाँ कॉन्वेंट और बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों की जो बहुत मोटी मोटी फीसें जमा करके पढ़ के आते हैं, उनके साथ कॉम्पीट करके वहाँ तक जाना, तो अपने आप में एक बड़ा इंस्पिरेशन है। तो वो कर सकते हैं तो और लोग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये कभी नहीं कहना चाहिए कि मेरे पास पैसे नहीं तो मैं कैसे पढ़ूंगा। आज एक से एक एनजीओज होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपनी कैपेसिटी से ब्राइट स्टूडेंट्स के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। उनको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं है सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट है, आप पढ़ने के लिए कोशिश तो करिए। सही। ठीक है। अभी आपको बता दें कि हमारे यहाँ से 2 बच्चे पढ़ने में काफी मेहनती और उनको एलन वालों ने मतलब कि 80% स्कॉलरशिप पे उनको बुला लिया और उन लोगों का जो बैच जो शुरू किया है वो मतलब कि बहुत ही ज़बरदस्त इसलिए है कि जहाँ पे एलन में 100, 150, 200 बच्चे क्लास में होते हैं, इनके क्लास में सिर्फ 25 बच्चे, बहुत ही फोकस्ड ग्रुप रख करके काम करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एनजीओज हैं जो बच्चों पे काम करते हैं। हम लोग भी अपने स्कूल में जो है इंडिविजुअल लेवल पर अपने दोस्तों की मदद से बहुत सारे ऑर्फन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं आपकी इस बात को सेकंड करता हूँ कि अगर आप सही माने में पढ़ना चाह रहे हैं तो ये बहाना जो है आज के ज़माने में कारगर नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं। एक बात और ऐड करना चाहता हूँ मैं, जैसे कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो उनका एक ख्याल होता है कि हम लड़कियों को पढ़ा करके क्या करेंगे, वो दूसरे घर चली जाएगी, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना या खर्च करना क्या है, उनकी जल्दी शादियां कर देते हैं। मैं सोचता हूं कि उससे ज़्यादा दुश्मन कोई नहीं है उनका। सही। और लड़कियों को पढ़ने दें, आप उनको बर्बाद ना करें। वो एक लड़के को पढ़ाना का मतलब एक लड़का पढ़ाना, एक लड़की को पढ़ाना का मतलब एक फैमिली को पढ़ाना। अच्छा, अभी लेकिन एक सिचुएशन ये है, परेशानी है, एक चैलेंज भी है, क्योंकि अब हम बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं जी। अब जो है सरकारी स्कूल में जिस लेवल की पढ़ाई मतलब कि 90s या कि 2010 तक जो हुई है, अब वो स्टैंडर्ड जो है वो मेयार एजुकेशन का काफ़ी गिर गया है। अब जाहिर सी बात है हर जगह पे कोई आदमी जाकर के प्राइवेट स्कूल भी नहीं खोल सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो उसी गिवन सर्कमस्टांसेस में किस तरह से एजुकेशन का स्टैंडर्ड एमेलियोरेट किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, सबसे पहला दरसगाह या स्कूल जो है घर है, सही, माँ की गोद है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर घर में एक औरत पढ़ी लिखी है तो वो स्कूल है अपने आप में। सही। तो पेरेंट्स जो है बच्चों के साथ टाइम शेयर करें। Exactly. बच्चों को ऐसे ना छोड़ दें कि वो क्रिकेट खेलने चला गया है या वो बात नहीं सुनता है, उसको काउंसलिंग करें।
मतलब काउंसलिंग करें, उसको समझाएं, उसको पिटाई ना करें, तंबी ना करें, उसको अच्छे से तरबियत करें, यानी कि उनको समझाएं। माँ बाप का टाइम देना, बच्चे टाइम देना जरूरी है। अगर आप वो खुद अहल नहीं है पढ़ाने का तो दूसरे की सर्विसेज हायर करें, किसी से रिक्वेस्ट करें, भले ही आपके ताल्लुकात उससे अच्छा ना हो। अगर आपके गांव समाज में आस पड़ोस में कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो उनसे उनके पास जाएं, उनके ऊपर ट्रस्ट करें, उनको रिक्वेस्ट करें कि आप थोड़ा टाइम हमारे बच्चों को भी दीजिए। आप स्कूल में पढ़ाते हैं, यहाँ भी दीजिए। उनको इंस्पायर करें, उनको इज्जत दें, तो उनको भी एक सोसाइटी में रिकॉग्निशन मिलेगा, वो फिर सोसाइटी में देना चाहेंगे वापस। और पैसे से आप तालीम नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। अगर पैसे से तालीम होती तो गरीब के बच्चे फिर पढ़ करके आगे नहीं जा पाते। आज देखिए, एक इंडियन या एक पाकिस्तानी यहां से बाहर जाता है, इंग्लैंड जाता है, अमेरिका जाता है, ड्राइवर बैठ के जाता है, उसके बच्चे प्रेसिडेंट बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मेयर्स बनते हैं बड़े बड़े शहरों के, सिर्फ तालीम की वजह से। और कोई आप इतना अपने आप को कर लेते हैं कि वो मना नहीं कर पाते, वो आपको रोक नहीं पाते, वो एक्सेप्ट करते हैं। आज लंदन में जो मेयर हैं साजिद खान, उनके फादर जो है पाकिस्तानी एज ए ड्राइवर गए थे, वो बस ड्राइवर। उसी तरह हजारों एग्जाम्पल्स हैं। अगर खुद ओबामा को देख लें आप, प्रेसिडेंट ओबामा, उनके फादर कीनिया से गए और वो जाके प्रेसिडेंट में, उनसे ऊपर कोई पोजीशन नहीं, बल्कि हम कहेंगे वो वर्ल्ड प्रेसिडेंट गिवन अमेरिका's इन्फ्लुएंस। हाँ, तो ये बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे बहुत सारे सीनियर्स, हमारे बहुत सारे दोस्त रिवर्स माइग्रेशन की वजह से वो फिर दोबारा किशनगंज या सीमांचल आएंगे और यहाँ की सोसाइटी को, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करेंगे। जी, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ प्लीज नौजवानों को, खास करके हमारे नौजवानों के लिए एक मैसेज ये है कि आपके पास डिस्ट्रैक्शन और डेविएशंस बहुत है आज की डेट में। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में बहुत सारी चीजें हैं, पूरी दुनिया है, पूरी लाइब्रेरी है, बल्कि एक लाइब्रेरी नहीं, हजारों लाइब्रेरी, मिलियंस ऑफ लाइब्रेरीज हैं। एक्सक्यूज मी। उसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें और वक्त बर्बाद मत करें अनप्रोडक्टिव चीजों में। उसमें गूगल में पढ़ें, कोई चीज नहीं मालूम है उसमें सीखें। और आजकल जो है वॉइस कमांड से भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और इस तरह के डेविएशंस और डिस्ट्रैक्शंस में ना जाएं, अपने वक्त का बेजा इस्तेमाल ना करें। और जो बाहर में हमारे लोग हैं, जो किशनगंज के या सीमांचल के लोग हैं, वो अगर वापस नहीं आ सकते हैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने के लिए, तो जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करें। और लोगों जब आए घर तो अपने आसपास में वर्कशॉप करें, लोगों को समझाएं। लोगों को अपने तालीम का अहमियत नहीं मालूम है, वोट का अहमियत नहीं मालूम। लोग एक चाय में दूसरे को वोट दे देते हैं, लोग पैसे लेके वोट दे देते हैं। आप पैसे लीजिए, आपको कोई पैसे देता है तो पैसे लीजिए आप, लेकिन वोट उसको दीजिए जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए खैर खा है, ये सोसाइटी के लिए काम करेगा, कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाएगा सोसाइटी को। इस तरह के ये अवेयरनेस पहुंचाएंगे, तभी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी की तश्कील होगी। अब हमारी सोसाइटी और बाहर की जो एडवांस कंट्रीज हैं, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, हमको कभी मुआवजा करने का मौका मिलेगा तो बताएंगे कि कितना गैप है, वहां तक पहुंचने में हमें कितने 100 साल लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बन सकता है। नो वन इज एज गुड एज ऑल ऑफ अस टुगेदर। हम लोग सब मिलके काम करेंगे तो एक अच्छी सोसाइटी की तश्कील दे सकते हैं, कोई इम्पॉसिबल नहीं। इंशाल्लाह हम और आप मिलकर के एक अच्छी सोसाइटी की बुनियाद रख सकते हैं, बल्कि जो बुनियाद रखी हुई है उस सोसाइटी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे जो अहम बात जो शोएब भाई ने कही कि जब तक आप इल्म हासिल नहीं करेंगे, और इल्म जो है, एक बात इन्होंने जो कही कि इल्म हम सिर्फ नौकरी हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इल्म जो है इंसान बनने के लिए जब तक हम हासिल नहीं करेंगे, तब तक जो है हम एक अच्छी सोसाइटी की बुनियाद या अच्छी सोसाइटी की तश्कील नहीं कर सकते। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह फिर जो है कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आपने अगर द वर्ल्ड ऑफ अलीज़ा को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपने छोटे भाई बहन को कहानियाँ सुनाइए और अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। कहानियाँ ज़िंदगी की वो औराक निकाल के आपके सामने दोहराती हैं जिन पर चलकर आप एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ गामज़न हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।